नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह ध्यान लगाकर कोई काम करते हैं तो उसका नतीजा कितना बेहतरीन होता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और ढेर सारी उलझनों ने हमारा ध्यान भटा रखा है, गहरे और एकाग्रता से काम करना एक कला बन चुका है। आज हम बात करेंगे डीप वर्क की, यानी ऐसा गहरा और एकाग्र काम जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है, आपके दिमाग की असली क्षमता को जगा सकता है और आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। अगर आप भी अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि डीप वर्क आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। 2012 में चुनाव दिवस के निकट आते ही न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया, जैसा कि राष्ट्रीय महत्व के क्षणों में सामान्य होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो कुछ रिपोर्टों के अनुसार 70% से भी अधिक था, विशाल डोमेन में एक ही स्थान पर जा रहा था। यह कोई फ्रंट पेज ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी नहीं थी, और यह पेपर के पुलित्जर पुरस्कार विजेता स्तंभकारों में से किसी एक की टिप्पणी नहीं थी। इसके बजाय यह बेसबॉल के आंकड़ों के शौकीन, चुनाव पूर्वानुमानकर्ता नेट सिल्वर द्वारा चलाया जाने वाला एक ब्लॉग था। 1 साल से भी कम समय बाद ESPN और ABC न्यूज ने सिल्वर को टाइम्स से दूर कर दिया, जिसने उन्हें 1 दर्जन लेखकों के स्टाफ का वादा करके बनाए रखने की कोशिश की थी, एक बड़े सौदे में, जिससे सिल्वर के संचालन को खेल से लेकर मौसम तक, नेटवर्क समाचार खंडों से लेकर अविश्वसनीय रूप से अकादमी पुरस्कार प्रसारण तक हर चीज में भूमिका मिल गई। हालांकि सिल्वर के हस्त संचालित मॉडलों की पद्धतिगत कठोरता के बारे में बहस है, लेकिन इस बात से इनकार करने वाले बहुत कम लोग हैं कि 2012 में यह 35 वर्षीय डेटा विशेषज्ञ हमारी अर्थव्यवस्था में विजेता था। एक अन्य विजेता डेविड हेनिमियर हैंसन हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के स्टार हैं, जिन्होंने रूबी ऑन रेल्स वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया है, जो वर्तमान में ट्विटर और हुलू सहित वेब के कुछ सबसे लोकप्रिय गंतव्यों के लिए आधार प्रदान करता है। हैंसन प्रभावशाली विकास फर्म बेसकैम्प, जिसे 2014 तक 27 सिग्नल कहा जाता था, में भागीदार हैं। हैंसन बेसकैम्प या अपने अन्य राजस्व स्रोतों से अपने लाभ के हिस्से के परिमाण के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करते हैं, लेकिन हम मान सकते हैं कि वे आकर्षक हैं, क्योंकि हैंसन अपना समय शिकागो, मालिबू और मार्बेला, स्पेन के बीच बांटते हैं, जहां वे उच्च प्रदर्शन वाली रेस कार ड्राइविंग में हाथ आजमाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में स्पष्ट विजेता का हमारा तीसरा और अंतिम उदाहरण जॉन डोयर है, जो प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली वेंचर कैपिटल फंड क्लेनर पर्किंस कॉफील्ड एंड बायर्स में एक सामान्य भागीदार है। डोयर ने ट्विटर, गूगल, अमेज़न, नेटस्केप और सन माइक्रोसिस्टम्स सहित वर्तमान तकनीकी क्रांति को बढ़ावा देने वाली कई प्रमुख कंपनियों को निधि देने में मदद की। इन निवेशों पर प्रतिफल बहुत अधिक रहा है। इस लेखन के समय डोयर की कुल संपत्ति $3 बिलियन से अधिक है। सिल्वर, हैंसन और डोयर ने इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों किया? इस प्रश्न के 2 प्रकार के उत्तर हैं। पहला सूक्ष्म दायरे में है और व्यक्तित्व लक्षणों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसने इस तिकड़ी के उत्थान में मदद की। दूसरे प्रकार के उत्तर अधिक व्यापक हैं, क्योंकि वे व्यक्तियों पर कम और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले कार्य के प्रकार पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि इस मूल प्रश्न के लिए दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन व्यापक उत्तर हमारी चर्चा के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक साबित होंगे, क्योंकि वे बेहतर ढंग से बताते हैं कि हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था क्या पुरस्कृत करती है। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य का पता लगाने के लिए हम MIT के अर्थशास्त्रियों एरिक ब्रिंजॉल्फसन और एंड्रयू मैकफी की जोड़ी की ओर मुड़ते हैं, जिन्होंने अपनी प्रभावशाली 2011 की पुस्तक रेस अगेंस्ट द मशीन में एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत किया है कि विभिन्न शक्तियों के बीच यह विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी का उदय है, जो हमारे श्रम बाजारों को अप्रत्याशित तरीकों से बदल रहा है। ब्रिंजॉल्फसन और मैकफी ने अपनी पुस्तक के आरंभ में बताया, हम एक महान पुनर्गठन के शुरुआती दौर में हैं।
हमारी प्रौद्योगिकियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे कई कौशल और संगठन पिछड़ रहे हैं। कई श्रमिकों के लिए यह अंतराल बुरी खबर की भविष्यवाणी करता है। जैसे जैसे बुद्धिमान मशीनें बेहतर होती जाती हैं और मशीन और मानव क्षमताओं के बीच का अंतर कम होता जाता है, नियोक्ता नए लोगों के बजाय नई मशीनों को नियुक्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। और जब केवल एक इंसान ही काम करेगा, तो संचार और सहयोग प्रौद्योगिकी में सुधार पहले से कहीं अधिक दूरस्थ कार्य को आसान बना रहा है, जिससे कंपनियां प्रमुख भूमिकाओं को सितारों को आउटसोर्स करने के लिए प्रेरित हो रही हैं, जिससे स्थानीय प्रतिभा पूल कम रोजगार पा रहा है। हालांकि यह वास्तविकता सार्वभौमिक रूप से गंभीर नहीं है। जैसा कि ब्रिन्योल्फसन और मैकेफी ने जोर दिया है, यह महान पुनर्गठन सभी नौकरियों को कम नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें विभाजित कर रहा है। हालांकि इस नई अर्थव्यवस्था में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके कौशल स्वचालित हो जाएंगे या आसानी से आउटसोर्स किए जाएंगे। ऐसे अन्य लोग भी हैं जो न केवल बचेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा मूल्यवान और इसलिए ज्यादा पुरस्कृत बनकर फलेंगे फूलेंगे। ब्रिन्योल्फसन और मैकेफी अर्थव्यवस्था के लिए इस द्विविध प्रक्षेप वक्र का प्रस्ताव करने वाले अकेले नहीं हैं। उदाहरण के लिए 2013 में जॉर्ज मेसन के अर्थशास्त्री टाइलर कोवेन ने एवरेज इज ओवर नामक पुस्तक प्रकाशित की, जो डिजिटल विभाजन की इस थीसिस को प्रतिध्वनित करती है। लेकिन ब्रिन्योल्फसन और मैकेफी के विश्लेषण को जो बात विशेष रूप से उपयोगी बनाती है, वह यह है कि वे 3 विशिष्ट समूहों की पहचान करते हैं जो इस विभाजन के आकर्षक पक्ष में आएंगे और बुद्धिमान मशीन युग के लाभों का अनुपातहीन लाभ उठाएंगे। आश्चर्य की बात नहीं है कि सिल्वर, हैंसन और डोयर इन्हीं 3 समूहों से संबंधित हैं। आइए इनमें से प्रत्येक समूह पर बारी बारी से चर्चा करें, ताकि यह बेहतर ढंग से समझा जा सके कि वे अचानक इतने मूल्यवान क्यों हो गए हैं। द हाई स्किल्ड वर्कर्स। ब्रिन्योल्फसन और मैकेफी ने नेट सिल्वर द्वारा व्यक्त किए गए समूह को उच्च कुशल कर्मचारी कहा है। रोबोटिक्स और वॉइस रिकॉग्निशन जैसी प्रगति कई कम कुशल पदों को स्वचालित कर रही है, लेकिन जैसा कि ये अर्थशास्त्री जोर देते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन, एनालिटिक्स, हाई स्पीड कम्युनिकेशन और रैपिड प्रोटोटाइपिंग जैसी अन्य तकनीकों ने अधिक अमूर्त और डेटा संचालित तर्क के योगदान को बढ़ाया है, जिससे इन नौकरियों का मूल्य बढ़ गया है। दूसरे शब्दों में, जो लोग जटिल होती मशीनों के साथ काम करने और उनसे मूल्यवान परिणाम निकालने की क्षमता रखते हैं, वे सफल होंगे। टाइलर कोवेन इस वास्तविकता को और अधिक स्पष्ट रूप से सारांशित करते हैं। मुख्य प्रश्न ये होगा, क्या आप बुद्धिमान मशीनों के साथ काम करने में अच्छे हैं या नहीं? नेट सिल्वर निश्चित रूप से बड़े डेटाबेस में डेटा फीड करने और फिर उसे अपने रहस्यमय मोंटे कार्लो सिमुलेशन में निकालने में अपनी सहजता के साथ उच्च कुशल कर्मचारी का प्रतीक है। बुद्धिमान मशीनें सिल्वर की सफलता में बाधा नहीं हैं, बल्कि इसके बजाय इसकी पूर्व शर्त प्रदान करती हैं। द सुपरस्टार्स। बेहतरीन प्रोग्रामर डेविड हेनिमियर हैंसन दूसरे समूह का उदाहरण देते हैं, जिसके बारे में ब्रिन्योल्फसन और मैकेफी का अनुमान है कि यह हमारी नई अर्थव्यवस्था में फलेगा फूलेगा। सुपरस्टार हाई स्पीड डेटा नेटवर्क और ईमेल और वर्चुअल मीटिंग सॉफ्टवेयर जैसे सहयोग उपकरणों ने ज्ञान कार्य के कई क्षेत्रों में क्षेत्रवाद को नष्ट कर दिया है। उदाहरण के लिए, पूर्णकालिक प्रोग्रामर को नियुक्त करना, कार्यालय की जगह अलग रखना और लाभ देना अब समझ में नहीं आता, जब आप इसके बजाय हैंसन जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रामर को हाथ में मौजूद प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय के लिए भुगतान कर सकते हैं। इस परिदृश्य में आपको शायद कम पैसे में बेहतर परिणाम मिलेंगे, जबकि हैंसन प्रतिवर्ष कई और ग्राहकों को सेवा दे सकता है और इसलिए बेहतर स्थिति में भी रहेगा। ये तथ्य कि हैंसन स्पेन के मार्बेला से दूर से काम कर रहे हैं, जबकि आपका कार्यालय डेस मोइनेस लोवा में है, आपकी कंपनी के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि संचार और सहयोग प्रौद्योगिकी में प्रगति इस प्रक्रिया को लगभग सहज बना देती है। हालांकि डेस मोइनेस में रहने वाले और एक स्थिर वेतन की जरूरत वाले कम कुशल स्थानीय प्रोग्रामर के लिए
यह वास्तविकता मायने रखती है। यही प्रवृत्ति उन क्षेत्रों की बढ़ती संख्या के लिए भी लागू होती है जहां प्रौद्योगिकी उत्पादक दूरस्थ कार्य को संभव बनाती है। परामर्श, विपणन, लेखन, डिजाइन और इसी तरह। एक बार जब प्रतिभा बाजार को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बना दिया जाता है तो बाजार के शीर्ष पर रहने वाले लोग फलते फूलते हैं जबकि बाकी लोग पीड़ित होते हैं। 1991 के एक महत्वपूर्ण शोध पत्र में अर्थशास्त्री शेरविन रोसेन ने इन विजेता सब कुछ बाजारों के पीछे के गणित पर काम किया। उनकी एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रतिभा लेबल को स्पष्ट रूप से मॉडल करना था, जिसमें उनके सूत्रों में चर Q को अपूर्ण प्रतिस्थापन के साथ एक कारक के रूप में शामिल किया गया था, जिसे रोसेन इस प्रकार समझाते हैं। औसत दर्जे के गायकों के एक के बाद एक गाने सुनने से एक भी उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिभा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप थोक में खरीद सकते हैं और आवश्यक स्तरों तक पहुंचने के लिए मिला सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ होने का एक प्रीमियम है। इसलिए यदि आप ऐसे बाजार में हैं जहां उपभोक्ता की सभी कलाकारों तक पहुंच है और सभी का Q मूल्य स्पष्ट है, तो उपभोक्ता सबसे अच्छे को ही चुनेगा। भले ही कौशल की सीढ़ी पर अगले पायदान की तुलना में सर्वश्रेष्ठ का प्रतिभा लाभ छोटा हो, फिर भी सुपरस्टार बाजार का बड़ा हिस्सा जीतते हैं। 1980 के दशक में जब रोसेन ने इस प्रभाव का अध्ययन किया तो उन्होंने फिल्म सितारों और संगीतकारों जैसे उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित किया जहां स्पष्ट बाजार मौजूद थे, जैसे कि म्यूजिक स्टोर और मूवी थिएटर, जहां दर्शकों के पास अलग अलग कलाकारों तक पहुंच होती है और वे खरीदारी का निर्णय लेने से पहले उनकी प्रतिभा का सही अनुमान लगा सकते हैं। संचार और सहयोग प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास ने कई अन्य पूर्व स्थानीय बाजारों को एक समान रूप से सार्वभौमिक बाजार में बदल दिया है। कंप्यूटर प्रोग्रामर या जनसंपर्क सलाहकार की तलाश करने वाली छोटी कंपनी के पास अब प्रतिभा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच है। ठीक उसी तरह जैसे रिकॉर्ड स्टोर के आगमन ने छोटे शहर के संगीत प्रशंसक को स्थानीय संगीतकारों को दरकिनार करके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंड से एल्बम खरीदने की अनुमति दी। दूसरे शब्दों में, सुपरस्टार प्रभाव का आज उससे कहीं अधिक व्यापक अनुप्रयोग है, जिसकी भविष्यवाणी रोसेन 30 साल पहले कर सकते थे। हमारी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की बढ़ती संख्या अब अपने क्षेत्रों के रॉक स्टार के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। दी ओनर्स, अंतिम समूह जो हमारी नई अर्थव्यवस्था में फलेगा फूलेगा, जॉन डोयर द्वारा वर्णित समूह में वे लोग शामिल हैं जिनके पास नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए पूंजी है जो महान पुनर्गठन को आगे बढ़ा रही हैं। जैसा कि हम मार्क्स के समय से समझते आए हैं, पूंजी तक पहुंच बड़े लाभ प्रदान करती है। हालांकि यह भी सच है कि कुछ अवधि दूसरों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है। जैसा कि ब्रिंजॉल्फसन और मैकफी बताते हैं, युद्ध के बाद का यूरोप नकदी के ढेर पर बैठने के लिए एक बुरे समय का उदाहरण था, क्योंकि तेजी से मुद्रास्फीति और आक्रामक कराधान के संयोजन ने आश्चर्यजनक गति से पुराने भाग्य को मिटा दिया, जिसे हम डाउनटर्न एबे प्रभाव कह सकते हैं। युद्ध के बाद की अवधि के विपरीत महान पुनर्गठन पूंजी तक पहुंच के लिए विशेष रूप से अच्छा समय है। ये समझने के लिए पहले उस सौदेबाजी सिद्धांत को याद करें जो मानक आर्थिक सोच का एक प्रमुख घटक है। तर्क देता है कि जब पूंजी निवेश और श्रम के संयोजन के माध्यम से पैसा बनाया जाता है तो पुरस्कार मोटे तौर पर इनपुट के अनुपात में वापस आते हैं। जैसे जैसे डिजिटल तकनीक कई उद्योगों में श्रम की आवश्यकता को कम करती है, बुद्धिमान मशीनों के मालिकों को मिलने वाले पुरस्कारों का अनुपात बढ़ता जा रहा है। आज की अर्थव्यवस्था में एक उद्यम पूंजीपति इंस्टाग्राम जैसी कंपनी को फंड कर सकता है, जिसे अंततः $1 अरब में बेच दिया गया, जबकि केवल 13 लोगों को रोजगार दिया। इतिहास में ऐसा कब हो सकता है कि इतनी कम मात्रा में श्रम इतनी बड़ी मात्रा में मूल्य में शामिल हो? श्रम से इतने कम इनपुट के साथ इस मामले में मशीन मालिकों, उद्यम निवेशकों के पास वापस जाने वाले इस धन का अनुपात अभूतपूर्व है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक उद्यम पूंजीपति
जिसका मैंने अपनी पिछली किताब के लिए साक्षात्कार लिया था, ने कुछ चिंता के साथ मुझसे कहा, हर कोई मेरी नौकरी चाहता है। आइए अब तक बुने गए धागों को एक साथ जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने सर्वेक्षण किया है, वर्तमान आर्थिक सोच का तर्क है कि प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व विकास और प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पुनर्गठन कर रहा है। इस नई अर्थव्यवस्था में 3 समूहों को एक विशेष लाभ होगा। वे जो बुद्धिमान मशीनों के साथ अच्छी तरह से और रचनात्मक रूप से काम कर सकते हैं, वे जो अपने काम में सर्वश्रेष्ठ हैं, और वे जिनके पास पूंजी तक पहुंच है। स्पष्ट रूप से ब्रायन जॉल्फसन, मैकेफी और कोवेन जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा पहचाना गया यह महान पुनर्गठन इस समय महत्व का एकमात्र आर्थिक रुझान नहीं है, और पहले उल्लेख किए गए 3 समूह ही एकमात्र समूह नहीं हैं जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस पुस्तक के तर्क के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि ये रुझान भले ही अकेले न हो, महत्वपूर्ण है, और ये समूह भले ही वे ऐसे एकमात्र समूह न हो, फलेंगे फूलेंगे। इसलिए यदि आप इनमें से किसी भी समूह में शामिल हो सकते हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्थिति अधिक अनिश्चित है। अब हमें जिस प्रश्न का सामना करना है वह स्पष्ट है, इन विजेताओं में कोई कैसे शामिल हो सकता है। आपके बढ़ते उत्साह को दबाने के जोखिम पर मुझे सबसे पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि मेरे पास पूंजी को जल्दी से इकट्ठा करने और अगला जॉन डोयर बनने का कोई रहस्य नहीं है। अगर मेरे पास ऐसे रहस्य होते तो यह संभावना नहीं है कि मैं उन्हें किसी किताब में साझा करता। हालांकि अन्य 2 विजेता समूह सुलभ हैं। उन तक कैसे पहुंचे, यह हमारा अगला लक्ष्य है। हाउ टू बिकम अ विनर इन द न्यू इकोनॉमी। मैंने अभी अभी 2 समूहों की पहचान की है जो सफल होने के लिए तैयार हैं, और मेरा दावा है कि वे सुलभ हैं। वे जो बुद्धिमान मशीनों के साथ रचनात्मक रूप से काम कर सकते हैं, और वे जो अपने क्षेत्र में स्टार हैं। बढ़ते डिजिटल विभाजन के इन आकर्षक क्षेत्रों में उतरने का रहस्य क्या है? मेरा तर्क है कि निम्नलिखित 2 मुख्य योग्यताएं महत्वपूर्ण हैं। नई अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए 2 मुख्य योग्यताएं। 1, कठिन चीजों में जल्दी महारत हासिल करने की क्षमता। 2, गुणवत्ता और गति दोनों के संदर्भ में उच्च स्तर पर उत्पादन करने की क्षमता। आइए पहली योग्यता से शुरू करें। शुरू करने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि हम ट्विटर और आईफोन जैसी कई उपभोक्ता सामना करने वाली तकनीकों के सहज और बेहद सरल उपयोगकर्ता अनुभव से खराब हो गए हैं। हालांकि ये उदाहरण उपभोक्ता उत्पाद है, गंभीर उपकरण नहीं। महान पुनर्गठन को चलाने वाली अधिकांश बुद्धिमान मशीनें समझने और महारत हासिल करने के लिए काफी जटिल हैं। नेट सिल्वर पर विचार करें, जो जटिल तकनीक के साथ अच्छी तरह से काम करके सफल होता है। यदि हम उसकी कार्यप्रणाली में गहराई से उतरते हैं तो हम पाते हैं कि डेटा संचालित चुनाव पूर्वानुमान बनाना उतना आसान नहीं है जितना कि सर्च बॉक्स में कौन अधिक वोट जीतेगा टाइप करना। इसके बजाय वह पोल परिणामों 250 से अधिक पोलस्टर्स के हजारों पोल का एक बड़ा डेटाबेस बनाए रखता है, जिसे वह स्टेटा में फीड करता है, जो स्टेटा कॉर्प नामक कंपनी द्वारा निर्मित एक लोकप्रिय सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली है। इन उपकरणों में महारत हासिल करना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, सिल्वर जैसे आधुनिक डेटाबेस के साथ काम करने के लिए आपको जिस प्रकार के कमांड को समझने की आवश्यकता है वह इस प्रकार है: क्रिएट व्यू सिटीज, एस सेलेक्ट नेम, पॉपुलेशन, एल्टीट्यूड फ्रॉम कैपिटल्स, यूनियन, सेलेक्ट नेम, पॉपुलेशन, एल्टीट्यूड फ्रॉम नॉन कैपिटल्स। इस प्रकार के डेटाबेस को एसक्यूएल नामक भाषा में पूछताछ की जाती है। आप उन्हें उनकी संग्रहित जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए यहां दिखाए गए कमांड की तरह भेजते हैं। इन डेटाबेस में हेरफेर करना समझना सूक्ष्म है। उदाहरण के लिए, उदाहरण कमांड एक व्यू बनाता है, एक वर्चुअल डेटाबेस टेबल जो कई मौजूदा टेबल से डेटा को एक साथ खींचती है, और फिर उसे एसक्यूएल कमांड द्वारा एक मानक टेबल की तरह संबोधित किया जा सकता है। व्यू कब बनाएं और इसे कैसे अच्छी तरह से करें, यह एक मुश्किल सवाल है, कई सवालों में से एक जिसे आपको समझना चाहिए, और वास्तविक दुनिया के डेटाबेस से उचित परिणाम निकालने के लिए इसमें महारत हासिल करनी चाहिए। हमारे नेट सिल्वर केस स्टडी के साथ जुड़े रहें।
उस दूसरी तकनीक पर विचार करें जिस पर वह निर्भर करता है, स्टेटा। यह एक शक्तिशाली उपकरण है और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप कुछ मामूली छेड़छाड़ के बाद सहज रूप से सीख सकते हैं। यहां उदाहरण के लिए इस सॉफ्टवेयर के सबसे हाल के संस्करण में जोड़ी गई सुविधाओं का विवरण दिया गया है। स्टेटा 13 में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जैसे कि उपचार प्रभाव, बहुस्तरीय GLM, शक्ति और नमूना आकार, सामान्यीकृत SIM, पूर्वानुमान, प्रभाव आकार, प्रोजेक्ट मैनेजर, लंबी स्ट्रिंग और BLOBS और बहुत कुछ। सिल्वर इस जटिल सॉफ्टवेयर का उपयोग अपने सामान्यीकृत SEM और BLOBS के साथ इंटरलॉकिंग भागों के साथ जटिल मॉडल बनाने के लिए करता है। कस्टम मापदंडों पर किए गए कई प्रतिगमन, जिन्हें तब संभाव्य अभिव्यक्तियों में उपयोग किए जाने वाले कस्टम व्यंजन के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इसी तरह इन विवरणों को प्रदान करने का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि बुद्धिमान मशीनें जटिल और मास्टर करने में कठिन हैं। इसलिए उन लोगों के समूह में शामिल होने के लिए जो इन मशीनों के साथ अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, आपको कठिन चीजों में महारत हासिल करने की अपनी क्षमता को निखारने की आवश्यकता है। और क्योंकि ये तकनीकें तेजी से बदलती हैं, इसलिए कठिन चीजों में महारत हासिल करने की यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। आपको इसे बार बार जल्दी से करने में सक्षम होना चाहिए। कठिन चीजों को जल्दी से सीखने की यह क्षमता जाहिर है सिर्फ बुद्धिमान मशीनों के साथ अच्छी तरह से काम करने के लिए ही जरूरी नहीं है। यह किसी भी क्षेत्र में सुपरस्टार बनने के प्रयास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जिनका तकनीक से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए, विश्व स्तरीय योग प्रशिक्षक बनने के लिए आपको शारीरिक कौशल के एक जटिल सेट में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। चिकित्सा के किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, एक और उदाहरण देने के लिए, आपको प्रासंगिक प्रक्रियाओं पर नवीनतम शोध में तेजी से महारत हासिल करने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। इन अवलोकनों को और अधिक संक्षेप में सारांशित करने के लिए, यदि आप सीख नहीं सकते तो आप सफल नहीं हो सकते। अब पहले दिखाई गई सूची से दूसरी मुख्य क्षमता पर विचार करें, एक उच्च स्तर पर उत्पादन करना। यदि आप सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो प्रासंगिक कौशल में महारत हासिल करना आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। फिर आपको उस अव्यक्त क्षमता को मूर्त परिणामों में बदलना होगा जिसे लोग महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, कई डेवलपर्स कंप्यूटर को अच्छी तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन डेविड हैंसन, हमारे पिछले उदाहरण के सुपरस्टार, ने रूबी ऑन रेल्स बनाने के लिए इस क्षमता का लाभ उठाया जिस प्रोजेक्ट ने उनकी प्रतिष्ठा बनाई। रूबी ऑन रेल्स के लिए हैंसन को अपने मौजूदा कौशल को अपनी सीमा तक बढ़ाने और स्पष्ट रूप से मूल्यवान और ठोस परिणाम देने की आवश्यकता थी। उत्पादन करने की यह क्षमता उन लोगों पर भी लागू होती है जो बुद्धिमान मशीनों में महारत हासिल करना चाहते हैं। नेट सिल्वर के लिए यह सीखना ही काफी नहीं था कि बड़े डेटा सेट में हेरफेर कैसे करें और सांख्यिकीय विश्लेषण कैसे करें। फिर उसे यह दिखाने की जरूरत थी कि वह इस कौशल का उपयोग इन मशीनों से ऐसी जानकारी निकालने के लिए कर सकता है जिसकी बड़ी संख्या में दर्शक परवाह करते हैं। बेसबॉल प्रोस्पेक्टस में अपने दिनों के दौरान सिल्वर ने कई सांख्यिकी विशेषज्ञों के साथ काम किया, लेकिन यह सिल्वर ही थे जिन्होंने इन कौशलों को चुनाव पूर्वानुमान के नए और अधिक आकर्षक क्षेत्र में अनुकूलित करने का प्रयास किया। यह हमारी अर्थव्यवस्था में विजेताओं की श्रेणी में शामिल होने के लिए एक और सामान्य अवलोकन प्रदान करता है। यदि आप उत्पादन नहीं करते हैं तो आप चाहे कितने भी कुशल या प्रतिभाशाली क्यों ना हो, आप सफल नहीं होंगे। हमारी नई प्रौद्योगिकी बाधित दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मौलिक दो क्षमताओं को स्थापित करने के बाद हम अब स्पष्ट अनुवर्ती प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई इन मूल क्षमताओं को कैसे विकसित कर सकता है? यहीं पर हम इस पुस्तक की केंद्रीय थीसिस पर पहुंचते हैं। अभी वर्णित दो मुख्य क्षमताएं गहन कार्य करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती हैं। यदि आपने इस आधारभूत कौशल में महारत हासिल नहीं की है तो आपको कठिन चीजें सीखने या उच्च स्तर पर उत्पादन करने में संघर्ष करना पड़ेगा। इन क्षमताओं की गहन कार्य पर निर्भरता
तुरंत स्पष्ट नहीं होती है। इसके लिए सीखने, एकाग्रता और उत्पादकता के विज्ञान पर करीब से नजर डालने की आवश्यकता होती है। आगे के अनुभाग इस पर करीब से नजर डालते हैं और ऐसा करने से गहन कार्य और आर्थिक सफलता के बीच के इस संबंध को आपके लिए अप्रत्याशित से अविश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी। डीप वर्क हेल्प्स यू क्विकली लर्न हार्ड थिंग्स। अपने मन को एक लेंस बनने दें। ध्यान की अभिसारी किरणों के लिए धन्यवाद। अपनी आत्मा को उस पर पूरी तरह से केंद्रित होने दें जो आपके मन में एक प्रमुख, पूरी तरह से अवशोषित विचार के रूप में स्थापित है। यह सलाह डोमिनिकन भिक्षु और नैतिक दर्शन के प्रोफेसर एंटोनिन डालमेस सर्टिलांगेस से आती है, जिन्होंने 20वीं सदी के शुरुआती दौर में द इंटेलेक्चुअल लाइफ नामक एक पतली लेकिन प्रभावशाली मात्रा लिखी थी। सर्टिलांगेस ने इस पुस्तक को विचारों की दुनिया में जीवनयापन करने के लिए बुलाए गए लोगों के लिए मन के विकास और गहनता के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में लिखा था। द इंटेलेक्चुअल लाइफ में सर्टिलांगेस जटिल सामग्री में महारत हासिल करने की आवश्यकता को पहचानते हैं और पाठक को इस चुनौती के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। इस कारण से उनकी पुस्तक हमारे इस प्रयास में उपयोगी साबित होती है कि लोग कैसे जल्दी से कठिन संज्ञानात्मक कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं। सर्टिलांगेस की सलाह को समझने के लिए आइए पहले के उद्धरण पर वापस आते हैं। इन शब्दों में, जो बौद्धिक जीवन में कई रूपों में प्रतिध्वनित होते हैं, सर्टिलांगेस तर्क देते हैं कि अपने क्षेत्र की समझ को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रासंगिक विषयों को व्यवस्थित रूप से हल करना चाहिए, जिससे आपके ध्यान की अभिसारी किरणें प्रत्येक में निहित सत्य को उजागर कर सकें। दूसरे शब्दों में, वह सिखाता है सीखने के लिए गहन एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यह विचार अपने समय से आगे निकल जाता है। 1920 के दशक में मन के जीवन पर चिंतन करते हुए सर्टिलांगेस ने संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्यों में महारत हासिल करने के बारे में एक तथ्य को उजागर किया, जिसे औपचारिक रूप देने में शिक्षाविदों को और 7 दशक लग जाएंगे। औपचारिकता का यह कार्य 1970 के दशक में गंभीरता से शुरू हुआ, जब मनोविज्ञान की एक शाखा, जिसे कभी कभी प्रदर्शन मनोविज्ञान कहा जाता है, ने व्यवस्थित रूप से यह पता लगाना शुरू किया कि विशेषज्ञों कई अलग अलग क्षेत्रों में को बाकी सभी से क्या अलग करता है। 1990 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के एंडर्स एरिक्सन ने इन धागों को एक सुसंगत उत्तर में समेटा, जो बढ़ते शोध साहित्य के अनुरूप था, जिसे उन्होंने एक दमदार नाम दिया, जानबूझकर अभ्यास। एरिक्सन ने इस विषय पर अपने मौलिक शोध पत्र की शुरुआत एक शक्तिशाली दावे के साथ की। हम इस बात से इनकार करते हैं कि ये अंतर विशेषज्ञ कलाकारों और सामान्य वयस्कों के बीच अपरिवर्तनीय है। इसके बजाय हम तर्क देते हैं कि विशेषज्ञ कलाकारों और सामान्य वयस्कों के बीच अंतर एक विशिष्ट डोमेन में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जानबूझकर किए गए जीवन भर के प्रयास को दर्शाता है। अमेरिकी संस्कृति विशेष रूप से प्रतिभा की कहानी को पसंद करती है। क्या आप जानते हैं कि यह मेरे लिए कितना आसान है? मैट डेमन का चरित्र फिल्म गुड विल हंटिंग में प्रसिद्ध रूप से रोता है, क्योंकि वह दुनिया के शीर्ष गणितज्ञों को रोकने वाले प्रमाणों का त्वरित कार्य करता है। एरिक्सन द्वारा प्रचारित शोध की रेखा और अब व्यापक रूप से स्वीकार की गई चेतावनी के साथ इन मिथकों को अस्थिर करती है। संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्य में महारत हासिल करने के लिए इस विशिष्ट प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक प्रतिभा के लिए कुछ अपवाद हैं। इस बिंदु पर भी सर्टिलांगेस अपने समय से आगे प्रतीत होते हैं। द इंटेलेक्चुअल लाइफ में तर्क देते हुए प्रतिभाशाली पुरुष केवल अपनी पूरी शक्ति को उस बिंदु पर लागू करके महान थे जिस पर उन्होंने अपना पूरा माप दिखाने का फैसला किया था। एरिक्सन इसे बेहतर तरीके से नहीं कह सकते थे। यह हमें इस सवाल पर लाता है कि जानबूझकर अभ्यास वास्तव में क्या आवश्यक है। इसके मुख्य घटकों को आमतौर पर निम्नानुसार पहचाना जाता है। 1. आपका ध्यान एक विशिष्ट कौशल पर पूरी तरह से केंद्रित है जिसे आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या एक विचार जिसे आप मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2. आपको फीडबैक मिलता है ताकि आप अपना ध्यान ठीक उसी जगह पर रख सकें जहां यह सबसे अधिक उत्पादक है।
पहला घटक हमारी चर्चा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस बात पर जोर देता है कि जानबूझकर अभ्यास विचलित होने के साथ मौजूद नहीं हो सकता है और इसके बजाय इसके लिए निरंतर एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जैसा कि एरिक्सन ने जोर दिया, विचलित ध्यान जानबूझकर अभ्यास द्वारा आवश्यक केंद्रित ध्यान के लगभग विपरीत है। जोर मेरा। मनोवैज्ञानिकों के रूप में एरिक्सन और उनके क्षेत्र के अन्य शोधकर्ता इस बात में रुचि नहीं रखते हैं कि जानबूझकर अभ्यास क्यों काम करता है। वे इसे केवल एक प्रभावी व्यवहार के रूप में पहचान रहे हैं। हालांकि इस विषय पर एरिक्सन के पहले प्रमुख पत्रों के बाद के दशकों में न्यूरोसाइंटिस्ट उन भौतिक तंत्रों की खोज कर रहे हैं जो कठिन कार्यों पर लोगों के सुधारों को प्रेरित करते हैं। जैसा कि पत्रकार डैनियल कोयल ने अपनी 2009 की पुस्तक द टैलेंट कोड में सर्वेक्षण किया है, इन वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर में माइलिन शामिल है, वसायुक्त ऊतक की एक परत जो न्यूरॉन्स के चारों ओर बढ़ती है, एक इंसुलेटर की तरह काम करती है जो कोशिकाओं को तेजी से और साफ सुथरे तरीके से फायर करने की अनुमति देती है। सुधार में माइलिन की भूमिका को समझने के लिए ध्यान रखें कि कौशल, चाहे वे बौद्धिक हों या शारीरिक, अंततः मस्तिष्क सर्किट तक सीमित हो जाते हैं। प्रदर्शन के इस नए विज्ञान का तर्क है कि आप किसी कौशल में बेहतर होते हैं क्योंकि आप संबंधित न्यूरॉन्स के आसपास अधिक माइलिन विकसित करते हैं, जिससे संबंधित सर्किट अधिक सहजता से और प्रभावी ढंग से काम करने लगता है। किसी चीज में महान होने का मतलब है अच्छी तरह से माइलिनेटेड होना। यह समझ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात के लिए एक न्यूरोलॉजिकल आधार प्रदान करती है कि जानबूझकर किया गया अभ्यास क्यों काम करता है। किसी विशिष्ट कौशल पर गहन रूप से ध्यान केंद्रित करके आप विशिष्ट प्रासंगिक सर्किट को बार बार अलग थलग करके सक्रिय करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसी विशिष्ट सर्किट का यह दोहरावपूर्ण उपयोग ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नामक कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जो सर्किट में न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन की परतों को लपेटना शुरू कर देते हैं, जिससे कौशल प्रभावी रूप से मजबूत होता है। इसलिए ध्यान भटकाने से बचते हुए हाथ में मौजूद कार्य पर गहन रूप से ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रासंगिक तंत्रिका सर्किट को अलग करने का एकमात्र तरीका है जो उपयोगी माइलिनेशन को सक्रिय करता है। इसके विपरीत, यदि आप कम एकाग्रता की स्थिति में एक जटिल नया कौशल जैसे SQL डेटाबेस प्रबंधन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपने अपना फेसबुक फीड भी खोला हुआ है, तो आप न्यूरॉन्स के उस समूह को अलग करने के लिए एक साथ और बेतरतीब ढंग से बहुत सारे सर्किट सक्रिय कर रहे हैं, जिसे आप वास्तव में मजबूत करना चाहते हैं। एंटोनिन डाल्मेस सर्टिलैंगेस द्वारा पहली बार ध्यान की किरणों को केंद्रित करने के लिए लेंस की तरह मन का उपयोग करने के बारे में लिखे जाने के बाद से 1 सदी बीत चुकी है। हम इस ऊंचे रूपक से आगे बढ़कर निश्चित रूप से कम काव्यात्मक व्याख्या तक पहुंच चुके हैं, जिसे ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाओं के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। लेकिन सोचने के बारे में सोचने का यह क्रम एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। कठिन चीजों को जल्दी से सीखने के लिए आपको बिना विचलित हुए गहन रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सीखना गहन कार्य का कार्य है। यदि आप गहराई में जाने में सहज हैं, तो आप हमारी अर्थव्यवस्था में पनपने के लिए आवश्यक बढ़ती जटिल प्रणालियों और कौशल में महारत हासिल करने में सहज होंगे। यदि आप इसके बजाय उन लोगों में से एक हैं जिनके लिए गहराई असहज है और विचलित होना सर्वव्यापी है, तो आपको इन प्रणालियों और कौशलों को आसानी से प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। डीप वर्क हेल्प्स यू प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल। एडम ग्रांट एक उच्च स्तरीय रचना करते हैं। जब मैं 2013 में ग्रांट से मिला, तो वे पेन के व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में कार्यकाल पाने वाले सबसे कम उम्र के प्रोफेसर थे। 1 साल बाद जब मैंने यह अध्याय लिखना शुरू किया और अपनी खुद की कार्यकाल प्रक्रिया के बारे में सोचना शुरू ही कर रहा था, तो दावे को अपडेट किया गया। वे अब व्हार्टन में सबसे कम उम्र के पूर्ण प्रोफेसर हैं। ग्रांट के अकादमिक क्षेत्र में इतनी तेजी से आगे बढ़ने का कारण सरल है। वे रचना करते हैं। 2012 में ग्रांट ने 7 लेख प्रकाशित किए, जिनमें से सभी प्रमुख पत्रिकाओं में थे।
यह उनके क्षेत्र के लिए एक बेतुकी उच्च दर है, जिसमें प्रोफेसर अकेले या छोटे पेशेवर सहयोग में काम करते हैं और उनके पास अपने शोध का समर्थन करने के लिए छात्रों और पोस्ट डॉक्टरों की बड़ी टीम नहीं होती है। 2013 में यह संख्या गिरकर 5 हो गई। यह अभी भी बेतुकी उच्च है, लेकिन उनके हाल के मानकों से नीचे है। हालांकि उन्हें इस गिरावट के लिए माफ किया जा सकता है, क्योंकि इसी वर्ष उन्होंने गिव एंड टेक नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसने व्यवसाय में रिश्तों पर उनके कुछ शोध को लोकप्रिय बनाया। यह कहना कि यह पुस्तक सफल रही एक अल्पमत होगा। यह न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के कवर पर छपा और एक बहुत बड़ी बेस्ट सेलर बन गई। जब ग्रांट को 2014 में पूर्ण प्रोफेसरशिप से सम्मानित किया गया, तो उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक के अलावा पहले से ही 60 से अधिक सहकर्मी समीक्षित प्रकाशन लिखे थे। ग्रांट से मिलने के तुरंत बाद मेरे दिमाग में मेरा अपना अकादमिक करियर था। मैं उनसे उनकी उत्पादकता के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। सौभाग्य से वह इस विषय पर अपने विचार साझा करने में प्रसन्न थे। ये पता चला कि ग्रांट उच्च स्तर पर उत्पादन के यांत्रिकी के बारे में बहुत सोचते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने मुझे अपने क्षेत्र के कई अन्य प्रोफेसरों के साथ एक कार्यशाला से पावर पॉइंट स्लाइड का एक संग्रह भेजा। यह कार्यक्रम डेटा संचालित अवलोकनों पर केंद्रित था कि कैसे एक इष्टतम दर पर अकादमिक कार्य का उत्पादन किया जाए। इन स्लाइडों में प्रति सीजन समय आवंटन के विस्तृत पाई चार्ट, सह लेखकों के साथ संबंध विकास को कैप्चर करने वाला एक फ्लो चार्ट और 20 से अधिक शीर्षकों के साथ सुझाई गई पठन सूची शामिल थी। ये बिजनेस प्रोफेसर किताबों में खोए हुए और कभी-कभी किसी बड़े विचार पर ठोकर खाने वाले अनुपस्थित अकादमिक के क्लिच को नहीं जीते हैं। वे उत्पादकता को एक वैज्ञानिक समस्या के रूप में देखते हैं, जिसका लक्ष्य व्यवस्थित रूप से हल करना है, जिसे एडम ग्रांट ने हासिल कर लिया है। हालांकि ग्रांट की उत्पादकता कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन एक विचार विशेष रूप से ऐसा है जो उनकी पद्धति का केंद्र बिंदु लगता है। कठिन लेकिन महत्वपूर्ण बौद्धिक कार्य को लंबे निर्बाध हिस्सों में बांटना। ग्रांट इस बैचिंग को कई स्तरों पर करते हैं। वर्ष के दौरान वे अपने शिक्षण को शरद सेमेस्टर में शामिल करते हैं, जिसके दौरान वे अपना पूरा ध्यान अच्छी तरह से पढ़ाने और अपने छात्रों के लिए उपलब्ध रहने पर लगा सकते हैं। यह विधि कारगर प्रतीत होती है, क्योंकि ग्रांट वर्तमान में व्याटन में सर्वोच्च श्रेणी के शिक्षक हैं और कई शिक्षण पुरस्कारों के विजेता हैं। शरद ऋतु में अपने शिक्षण को बैच करके ग्रांट वसंत और गर्मियों में अपना पूरा ध्यान शोध पर लगा सकते हैं और इस काम को कम विकर्षण के साथ कर सकते हैं। ग्रांट अपने ध्यान को छोटे समय के पैमाने पर भी बांटते हैं। शोध के लिए समर्पित सेमेस्टर के भीतर वे ऐसे समय के बीच बारी बारी से काम करते हैं जब उनका दरवाजा छात्रों और सहकर्मियों के लिए खुला होता है, और ऐसे समय के बीच जब वे खुद को पूरी तरह से और बिना किसी विकर्षण के एक शोध कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग कर लेते हैं। वे आमतौर पर एक विद्वान पेपर के लेखन को 3 अलग अलग कार्यों में विभाजित करते हैं: डेटा का विश्लेषण करना, एक पूर्ण मसौदा लिखना और मसौदे को कुछ प्रकाशन योग्य बनाने के लिए संपादित करना। इन अवधियों के दौरान, जो 3 या 4 दिनों तक चल सकती हैं, वे अक्सर अपने ईमेल पर एक आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिस्पॉन्डर लगाते हैं, ताकि संवाददाताओं को पता चले कि उन्हें प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह कभी कभी मेरे सहकर्मियों को भ्रमित करता है, उन्होंने मुझे बताया। वे कहते हैं, आप कार्यालय से बाहर नहीं हैं, मैं आपको अभी अपने कार्यालय में देखता हूं। लेकिन ग्रांट के लिए जब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर लेता, तब तक सख्त अलगाव लागू करना महत्वपूर्ण है। मेरा अनुमान है कि एडम ग्रांट किसी विशिष्ट शोध संस्थान में औसत प्रोफेसर की तुलना में काफी अधिक घंटे काम नहीं करते हैं। आमतौर पर यह एक ऐसा समूह है जो काम के प्रति जुनूनी है, लेकिन फिर भी वह अपने क्षेत्र में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक उत्पादन करने में सफल होते हैं। मेरा तर्क है कि बैचिंग के प्रति उनका दृष्टिकोण इस विरोधाभास को समझाने में मदद करता है। विशेष रूप से अपने काम को गहन और निर्बाध स्पंदनों में समेकित करके वह उत्पादकता के निम्नलिखित नियम का लाभ उठा रहे हैं: हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड,
टाइम स्पेंट x इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यदि आप इस सूत्र पर विश्वास करते हैं तो ग्रांट की आदतें समझ में आती हैं। जब वह काम करता है तो अपनी तीव्रता को अधिकतम करके वह काम करने में बिताए गए समय की प्रति इकाई में अधिकतम परिणाम प्राप्त करता है। ये पहली बार नहीं है जब मैंने उत्पादकता की इस सूत्रीय अवधारणा का सामना किया है। ये पहली बार मेरे ध्यान में तब आया जब मैं कई साल पहले अपनी दूसरी पुस्तक हाउ टू बिकम ए स्ट्रेट स्टूडेंट पर शोध कर रहा था। उस शोध प्रक्रिया के दौरान मैंने देश के कुछ सबसे प्रतिस्पर्धी स्कूलों के लगभग 50 अल्ट्रा हाई स्कोरिंग कॉलेज स्नातकों का साक्षात्कार लिया। इन साक्षात्कारों में मैंने जो कुछ देखा वह यह है कि सबसे अच्छे छात्र अक्सर जीपीए रैंकिंग में उनके ठीक नीचे के छात्रों के समूह की तुलना में कम अध्ययन करते हैं। इस घटना के लिए एक स्पष्टीकरण पहले बताए गए सूत्र के रूप में निकला। सर्वश्रेष्ठ छात्रों ने उत्पादकता में तीव्रता की भूमिका को समझा और इसलिए अपनी एकाग्रता को अधिकतम करने के लिए अपने रास्ते से हट गए। अपने परिणामों की गुणवत्ता को कम किए बिना परीक्षणों की तैयारी या पेपर लिखने के लिए आवश्यक समय को मौलिक रूप से कम कर दिया। एडम ग्रांट का उदाहरण यह दर्शाता है कि यह तीव्रता सूत्र केवल स्नातक जीपीए से परे लागू होता है और अन्य संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्यों के लिए भी प्रासंगिक है। लेकिन ऐसा क्यों होगा? मिनेसोटा विश्वविद्यालय में व्यवसाय की प्रोफेसर सोफी लेरॉय ने एक दिलचस्प व्याख्या की है 2009 में एक शोध पत्र में, जिसका शीर्षक था मेरा काम करना इतना कठिन क्यों है। स्विंग लेरॉय ने एक प्रभाव पेश किया जिसे उन्होंने ध्यान अवशेष कहा। इस शोध पत्र के परिचय में उन्होंने उल्लेख किया कि अन्य शोधकर्ताओं ने एक साथ कई कार्यों को पूरा करने की कोशिश में मल्टीटास्किंग के प्रभाव का प्रदर्शन पर अध्ययन किया है, लेकिन आधुनिक ज्ञान कार्य कार्यालय में एक बार जब आप काफी उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों को क्रमिक रूप से कई परियोजनाओं पर काम करते हुए देखना अधिक आम बात है। एक बैठक से दूसरी बैठक में जाना, एक परियोजना पर काम करना शुरू करना और उसके तुरंत बाद दूसरे पर जाना संगठनों में जीवन का एक हिस्सा है, लेरॉय बताते हैं। इस शोध में इस कार्य रणनीति के साथ जो समस्या पहचानी गई है वह यह है कि जब आप किसी कार्य ए से दूसरे कार्य बी पर जाते हैं तो आपका ध्यान तुरंत उसके बाद नहीं जाता है, बल्कि आपका ध्यान मूल कार्य के बारे में सोचने में अटका रहता है। यह अवशेष विशेष रूप से तब अधिक गाढ़ा हो जाता है जब कार्य ए पर आपका काम स्विच करने से पहले असीमित और कम तीव्रता का था, लेकिन यदि आप आगे बढ़ने से पहले कार्य ए को पूरा भी कर लेते हैं तो भी आपका ध्यान कुछ समय के लिए विभाजित रहता है। लेरॉय ने प्रयोगशाला में कार्य स्विच को मजबूर करके प्रदर्शन पर इस ध्यान अवशेष के प्रभाव का अध्ययन किया। उदाहरण के लिए, ऐसे ही एक प्रयोग में उसने अपने विषयों को शब्द पहेली के एक सेट पर काम करना शुरू किया। एक परीक्षण में वह उन्हें बीच में रोकती और उनसे कहती कि उन्हें एक नए और चुनौतीपूर्ण कार्य पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस मामले में रिज्यूमे पढ़ना और काल्पनिक नियुक्ति निर्णय लेना। अन्य परीक्षणों में वह विषयों को अगला कार्य देने से पहले पहेली को पूरा करने देती। पहेली और नियुक्ति के बीच वह पहले कार्य से बचे हुए अवशेष की मात्रा को मापने के लिए एक त्वरित शाब्दिक निर्णय खेल का उपयोग करती। इस और उसके समान प्रयोगों के परिणाम स्पष्ट थे। कार्य बदलने के बाद ध्यान अवशेष का अनुभव करने वाले लोग उस अगले कार्य पर खराब प्रदर्शन करने की संभावना रखते हैं और अवशेष जितना अधिक तीव्र होगा, प्रदर्शन उतना ही खराब होगा। ध्यान अवशेष की अवधारणा यह समझाने में मदद करती है कि तीव्रता सूत्र क्यों सत्य है और इसलिए ग्रांट की उत्पादकता को समझाने में मदद करती है। बिना स्विच किए लंबे समय तक एक ही कठिन कार्य पर काम करके ग्रांट अपने अन्य दायित्वों से ध्यान अवशेष के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, जिससे उसे इस एक कार्य पर अधिकतम प्रदर्शन करने की अनुमति मिलती है। जब ग्रांट एक पेपर पर कई दिनों तक अकेले काम कर रहा होता है, दूसरे शब्दों में वह एक अधिक विचलित रणनीति का पालन करने वाले मानक प्रोफेसर की तुलना में प्रभावशीलता के उच्च स्तर पर ऐसा कर रहा होता है, जिसमें काम बार बार अवशेषों को फैलाने वाली रुकावटों से बाधित होता है। भले ही आप
ग्रांट के अत्यधिक अलगाव को पूरी तरह से दोहराने में असमर्थ हों, हम भाग 2 में गहराई को शेड्यूल करने के लिए विभिन्न रणनीतियों से निपटेंगे। ध्यान अवशेष अवधारणा अभी भी बता रही है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि अर्ध विचलन की स्थिति में काम करने की सामान्य आदत संभावित रूप से आपके प्रदर्शन के लिए विनाशकारी है। हर 10 मिनट में अपने इनबॉक्स पर एक त्वरित नजर डालना हानिरहित लग सकता है। वास्तव में कई लोग इस व्यवहार को हर समय स्क्रीन पर इनबॉक्स को खुला छोड़ने की पुरानी प्रथा से बेहतर मानते हैं, एक स्ट्रॉमैन आदत जिसका अब बहुत कम लोग पालन करते हैं। लेकिन लेरॉय हमें सिखाता है कि यह वास्तव में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है। यह त्वरित जांच आपके ध्यान के लिए एक नया लक्ष्य पेश करती है। इससे भी बदतर उन संदेशों को देखकर जिन्हें आप उस समय नहीं संभाल सकते, जो लगभग हमेशा होता है, आपको एक दूसरे कार्य को अधूरा छोड़कर प्राथमिक कार्य पर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह के अनसुलझे स्विच द्वारा छोड़े गए ध्यान अवशेष आपके प्रदर्शन को कम करते हैं। जब हम इन व्यक्तिगत अवलोकनों से पीछे हटते हैं तो हम एक स्पष्ट तर्क देखते हैं। अपने चरम स्तर पर उत्पादन करने के लिए आपको विचलित हुए बिना एक ही कार्य पर पूरी एकाग्रता के साथ लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, जिस तरह का काम आपके प्रदर्शन को अनुकूलित करता है वह गहन कार्य है। यदि आप लंबे समय तक गहन कार्य करने में सहज नहीं हैं, तो अपने प्रदर्शन को गुणवत्ता और मात्रा के चरम स्तरों पर लाना मुश्किल होगा, जो पेशेवर रूप से सफल होने के लिए आवश्यक है। जब तक आपकी प्रतिभा और कौशल आपके प्रतिस्पर्धियों से बिल्कुल कम नहीं हो जाते, तब तक उनके बीच गहन कार्य करने वाले लोग आपसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जैक डोर्सी के बारे में क्या? अब मैंने इस बात के लिए अपना तर्क दिया है कि क्यों गहन कार्य उन क्षमताओं का समर्थन करता है जो हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। हालांकि इस निष्कर्ष को स्वीकार करने से पहले हमें एक प्रकार के प्रश्न का सामना करना होगा जो अक्सर इस विषय पर चर्चा करते समय उठता है। जैक डोर्सी के बारे में क्या? जैक डोर्सी ने ट्विटर की स्थापना में मदद की। सीईओ के पद से हटने के बाद उन्होंने भुगतान प्रसंस्करण कंपनी स्क्वायर लॉन्च की। फोर्ब्स प्रोफाइल को उद्धृत करते हुए, वह बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने वाले और बार बार अपराध करने वाले व्यक्ति हैं। वह ऐसे व्यक्ति भी हैं जो गहन कार्य की स्थिति में बहुत समय नहीं बिताते हैं। डोर्सी के पास लंबे समय तक निर्बाध सोच की विलासिता नहीं है, क्योंकि जिस समय फोर्ब्स प्रोफाइल लिखी गई थी उस समय उन्होंने ट्विटर, जहां वे अध्यक्ष बने रहे, और स्क्वायर दोनों में प्रबंधन कर्तव्यों को निभाया था, जिससे एक सख्त कैलिब्रेटेड शेड्यूल बना जो सुनिश्चित करता है कि कंपनियों में एक पूर्वानुमानित साप्ताहिक ताल हो, और यह भी सुनिश्चित करता है कि डोर्सी का समय और ध्यान गंभीर रूप से विभाजित हो। उदाहरण के लिए, डोर्सी रिपोर्ट करते हैं कि वे औसत दिन को 30 से 40 मीटिंग नोट्स के साथ समाप्त करते हैं, जिनकी वे रात में समीक्षा और फिल्टर करते हैं। इन सभी बैठकों के बीच छोटी छोटी जगहों में वह आकस्मिक उपलब्धता में विश्वास करता है। डोर्सी ने कहा, मैं अपना बहुत सारा काम स्टैंड अप टेबल पर करता हूं, जहां कोई भी आ सकता है। मुझे कंपनी के बारे में ये सारी बातचीत सुनने को मिलती है। काम करने की यह शैली गहरी नहीं है। हमारे पिछले खंड से एक शब्द का उपयोग करने के लिए डोर्सी का ध्यान अवशेष संभवतः बहुत अधिक है, क्योंकि वह एक बैठक से दूसरी बैठक में भाग लेता है, जिससे लोगों को बीच बीच में उसे स्वतंत्र रूप से बाधित करने का मौका मिलता है। और फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि डोर्सी का काम उथला है, क्योंकि उथला काम, जैसा कि परिचय में परिभाषित किया गया है, कम मूल्य और आसानी से दोहराया जा सकता है। जबकि जैक डोर्सी जो करता है वह हमारी अर्थव्यवस्था में अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान और अत्यधिक पुरस्कृत है। इस लिखन के समय वह दुनिया के शीर्ष 1000 सबसे अमीर लोगों में से एक था, जिसकी कुल संपत्ति $1.1 बिलियन से अधिक थी। जैक डोर्सी हमारी चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक ऐसे समूह का उदाहरण है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति जो गहराई के बिना फलते फूलते हैं। जब मैंने इस खंड के प्रेरक प्रश्न का शीर्षक
जैक डोर्सी के बारे में क्या रखा, तो मैं एक अधिक सामान्य प्रश्न का एक विशिष्ट उदाहरण प्रदान कर रहा था। यदि गहन कार्य इतना महत्वपूर्ण है तो ऐसे विचलित लोग क्यों हैं जो अच्छा करते हैं? इस अध्याय को समाप्त करने के लिए मैं इस प्रश्न को संबोधित करना चाहता हूं, ताकि यह आपके ध्यान को परेशान न करे, क्योंकि हम आगे के पन्नों में गहराई के विषय में और गहराई से उतरेंगे। शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि जैक डोर्सी एक बड़ी कंपनी, वास्तव में 2 कंपनियां के उच्च स्तरीय कार्यकारी हैं। ऐसे पदों वाले व्यक्ति उन लोगों की श्रेणी में प्रमुख भूमिका निभाते हैं जो गहराई के बिना कामयाब होते हैं, क्योंकि ऐसे अधिकारियों की जीवन शैली प्रसिद्ध और अपरिहार्य रूप से विचलित करने वाली होती है। यहां विमियो के सीईओ कैरी ट्रेनर हैं, जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कितने समय तक ईमेल के बिना रह सकते हैं। मैं एक अच्छा शनिवार बिना ईमेल के, साथ ही बेशक इन अधिकारियों को बेहतर पारिश्रमिक दिया जाता है और वे इतिहास के किसी भी अन्य समय की तुलना में आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण है। जैक डोर्सी की सफलता बिना गहराई के प्रबंधन के इस अभिजात वर्ग के स्तर पर आम है। एक बार जब हम इस वास्तविकता को निर्धारित कर लेते हैं तो हमें खुद को याद दिलाने के लिए पीछे हटना चाहिए कि यह गहराई के सामान्य मूल्य को कम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इन अधिकारियों के कार्य जीवन में विकर्षण की आवश्यकता उनके विशेष कार्यों के लिए अत्यधिक विशिष्ट है। एक अच्छा मुख्य कार्यकारी अनिवार्य रूप से एक कठिन से स्वचालित निर्णय इंजन होता है, जो IBM के जेपार्डी खेलने वाले वॉटसन सिस्टम से अलग नहीं होता। उन्होंने अनुभव का एक कठिन अर्जित भंडार बनाया है और अपने बाजार के लिए एक सहज ज्ञान को निखारा और सिद्ध किया है। फिर उन्हें पूरे दिन ईमेल, मीटिंग, साइट विजिट और इसी तरह के अन्य रूपों में इनपुट दिए जाते हैं, जिन्हें उन्हें संसाधित करना और कार्य करना होता है। एक सीईओ से एक समस्या के बारे में गहराई से सोचने के लिए 4 घंटे बिताने के लिए कहना उस चीज की बर्बादी है जो उसे मूल्यवान बनाती है। बेहतर होगा कि 3 बुद्धिमान अधीनस्थों को नियुक्त किया जाए जो समस्या के बारे में गहराई से सोचें और फिर अपने समाधान को अंतिम निर्णय के लिए कार्यकारी के समक्ष रखें। यह विशिष्टता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताती है कि यदि आप किसी बड़ी कंपनी में उच्च स्तरीय कार्यकारी हैं तो आपको संभवतः निम्नलिखित पृष्ठों में दी गई सलाह की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर यह हमें यह भी बताता है कि आप इन अधिकारियों के दृष्टिकोण को अन्य नौकरियों में लागू नहीं कर सकते। तथ्य यह है कि डोर्सी व्यवधान को प्रोत्साहित करता है या कैरी ट्रेनर लगातार अपना ईमेल चेक करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो आप उनकी सफलता को साझा करेंगे। उनका व्यवहार कॉरपोरेट अधिकारियों के रूप में उनकी विशिष्ट भूमिकाओं की विशेषता है। विशिष्टता के इस नियम को इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते समय दिमाग में आने वाले समान प्रति उदाहरणों पर लागू किया जाना चाहिए। हमें लगातार याद रखना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ कोने ऐसे हैं जहां गहराई को महत्व नहीं दिया जाता है। अधिकारियों के अलावा हम उदाहरण के लिए कुछ प्रकार के सेल्समैन और लॉबिस्ट को भी शामिल कर सकते हैं, जिनके लिए निरंतर संपर्क उनकी सबसे मूल्यवान मुद्रा है। ऐसे लोग भी हैं जो उन क्षेत्रों में विचलित सफलता प्राप्त करने में कामयाब होते हैं जहां गहराई मददगार हो सकती है, लेकिन साथ ही अपनी नौकरी को अनिवार्य रूप से गैर गहन के रूप में लेबल करने में जल्दबाजी न करें, सिर्फ इसलिए कि आपकी मौजूदा आदतें गहन काम को मुश्किल बनाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह गहराई की कमी आपके काम को अच्छी तरह से करने के लिए मौलिक है। उदाहरण के लिए अगले अध्याय में मैं उच्च शक्ति वाले प्रबंधन सलाहकारों के एक समूह की कहानी बताता हूं जो आश्वस्त थे कि उनके ग्राहकों की सेवा के लिए निरंतर ईमेल कनेक्टिविटी आवश्यक थी। जब हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने उन्हें अधिक नियमित रूप से डिस्कनेक्ट करने के लिए मजबूर किया, एक शोध अध्ययन के हिस्से के रूप में, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कनेक्टिविटी उतनी मायने नहीं रखती जितनी उन्होंने सोची थी। ग्राहकों को वास्तव में हर समय
उन तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी और सलाहकार के रूप में उनका प्रदर्शन बेहतर हो गया जब उनका ध्यान कम भंग हुआ। इसी तरह मेरे कई परिचित प्रबंधकों ने मुझे यह समझाने की कोशिश की कि वे सबसे मूल्यवान तब होते हैं जब वे अपनी टीम की समस्याओं का तुरंत जवाब देने में सक्षम होते हैं, जिससे प्रोजेक्ट में रुकावट नहीं आती। वे अपनी भूमिका को दूसरों की उत्पादकता को सक्षम करने के रूप में देखते हैं, न कि अपनी खुद की सुरक्षा करने के रूप में। हालांकि अनुवर्ती चर्चाओं से जल्द ही पता चला कि इस लक्ष्य के लिए वास्तव में ध्यान भंग करने वाली कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में कई सॉफ्टवेयर कंपनियां अब स्क्रम परियोजना प्रबंधन पद्धति का उपयोग करती हैं, जो इस तदर्थ संदेश के बहुत से हिस्से को नियमित, अत्यधिक संरचित और निर्दयतापूर्वक कुशल स्थिति बैठकों अक्सर खड़े होकर आयोजित की जाती है ताकि बकवास करने की इच्छा को कम किया जा सके, से बदल देती है। यह दृष्टिकोण उनकी टीमों द्वारा हल की जा रही समस्याओं के बारे में गहराई से सोचने के लिए अधिक प्रबंधकीय समय मुक्त करता है, जो अक्सर उनके द्वारा उत्पादित समग्र मूल्य में सुधार करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गहन कार्य हमारी अर्थव्यवस्था में मूल्यवान एकमात्र कौशल नहीं है और इस क्षमता को बढ़ावा दिए बिना अच्छा प्रदर्शन करना संभव है। लेकिन जिन क्षेत्रों में यह सलाह दी जाती है वे तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं। जब तक आपके पास इस बात के पुख्ता सबूत न हो कि आपके विशिष्ट पेशे के लिए ध्यान भटकाना महत्वपूर्ण है, तब तक इस अध्याय में पहले बताए गए कारणों से गहराई पर गंभीरता से विचार करके आप सबसे बेहतर सेवा प्राप्त कर सकते हैं।